Hello students, welcome back in our online video lecture, and it is online video lecture of accountancy of class 11 and chapter 3 accounting principles and lecture 4 of this chapter. And in this lecture we will understand the meaning of next accounting principle, materiality. What is the meaning of materiality accounting principle? डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर के प्रीवियस 1 2 3 लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर में देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। सेकेंड वीडियो लेक्चर में देखा कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए। उसके क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने यह देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक एजप्शंस, इट मीन्स जो कंसेप्ट हैं एजप्शंस हैं, और सेकेंड इज कन्वेंशंस। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल का दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट जो था वह था अकाउंटिंग कंसेप्ट आर एग्जेप्शंस एंड सेकेंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में हम उसको डिवाइड किए, अकाउंटिंग कंसेप्ट को 3 पार्ट में, जो इसके फंडामेंटल्स अकाउंटिंग कंसेप्ट कहे गए। और फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट को में 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट या प्रिंसिपल आए। फर्स्ट था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सेकेंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड थर्ड एक्रूअल कंसेप्ट। और कुछ अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कह लें अकाउंटिंग कन्वेंशन को साथ लेकर के हम लोगों ने देखा। तो हम बताए थे आपको प्रीवियस लेक्चर में कि 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें, ये 3 तो फंडामेंटल हो गए, बेसिक हो गए। कौन कौन? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल कंसेप्ट। और इसके बाद 11 और हमें पढ़ने हैं, जिनको अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट कहो या उसके साथ साथ अकाउंटिंग कन्वेंशन भी कहो, जिसमें से हम लोगों ने 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल का डिस्कशन कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 3 में। और टुडेज वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ materiality accounting principle. It means what is materiality accounting principle? It means material means importance. Material means important items having significant effect should be disclosed. Should be disclosed. Materials means important items having significant effect should be disclosed. It means सपोज एक एग्जाम्पल के अगर थ्रू समझें तो 2 पर्सन हैं। एक मान लो आप मुकेश अंबानी और एक बेगर है। तो अगर किसी मुकेश अंबानी जैसे व्यक्ति का अगर 100 रुपीज़ लॉस्ट होता है, खो जाता है, और एक बेगर का 100 रुपीज़ लॉस्ट होता है, खो जाता है, तो इस 100 रुपीज़ का इम्पोर्टेंस किसके लिए ज़्यादा है? इस पर्सन के लिए कि इस पर्सन के लिए, बेगर के लिए? मुकेश अंबानी के लिए जो उसका 100 रुपीज़ अगर खो जाता है, लॉस्ट होता है, और एक बेगर का 100 रुपीज़ कहीं खो जाता है, तो यह 100 रुपीज़ किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? तो आंसर इस बेगर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यह 100 रुपीज़ इस बेगर के लिए क्या हुआ? मटेरियल हुआ, और इसके लिए नॉट मटेरियल हुआ।
तो यह देखा जाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है किसी आइटम्स का, किसी मटेरियल का। सपोज एक एग्जाम अगर ये तो एग्जाम्पल हुआ प्रैक्टिकली इन आवर लाइफ, और अगर एग्जाम्पल के बिजनेस एग्जाम्पल के अगर थ्रू समझें तो सपोज पेन परचेज्ड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, पेन परचेज्ड इन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सपोज बिजनेस में बहुत छोटी छोटी चीज़ें परचेज की जाती हैं, बहुत ही छोटे छोटे आइटम्स, डेली रूटीन के कुछ एक्सपेंस आइटम्स परचेज किए जाते हैं। टूल्स हुए, स्टेशनरी के कुछ सामान हुए, कलर्स हुए, पेपर्स हुए, पेन हुए, पेंसिल हुए, कुछ ऐसे बहुत ही छोटे छोटे आइटम्स परचेज किए जाते हैं। तो क्या उनको हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नहीं, उनको भी बुक में हमें रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि उनका भी इम्पोर्टेंट है, वह भी इम्पोर्टेंस रखते हैं बिजनेस के लिए, वह भी इम्पोर्टेंट हैं। तो जो भी आइटम्स इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए, वे सभी आइटम्स चाहे वो छोटे हों बड़े हों या मैटर नहीं करता, अगर रिलेवेंट हैं, इम्पोर्टेंट हैं बिजनेस के लिए, तो उनको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, शो करेंगे। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि मटेरियल मीन्स इंपॉर्टेंट आइटम्स हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो रखते हैं, उनको भी हम क्या करेंगे? डिस्क्लोज हमें करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या होता है? सपोज आप जो है कोई टेस्ट दिए, आप कोई टेस्ट दे करके आ रहे हैं घर, और टेस्ट में जो आप टेस्ट दिए उससे में आपको से पूछा जाए, आपके पेरेंट्स अगर पूछें कि बेटा कितना मार्क्स आ जाएगा, तो सपोज़ आप सोच रहे हो अपने मन में कि हमने तो 90 मार्क्स का सही किया है, 90 मार्क्स, लेकिन बता रहे हो पेरेंट्स से कि 80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 80 मार्क्स तो ये मस्ट आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने पेरेंट्स से कह रहे हो 80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन आप सोच कितने कह रहे हो? 90 मार्क्स करके आए हो सही, लेकिन फिर भी आप डर रहे हो और कह रहे हो कि 80 मार्क्स से कम नहीं आएगा। तो आप क्या हो अपने रिजल्ट को लेकर के, अपने मार्क्स को लेकर के? प्रूडेंस हो, कंजर्वेटिज्म हो। इट मीन्स बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो डू नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। बिजनेस में यह देखा जाता है कि हमारे फ्यूचर में क्या कुछ लॉस हो सकता है। लॉस को तो हम, जो लॉस होने वाले हैं उनके लिए तो हम तैयारी करते हैं, तैयारी कर लेते हैं, या उनके लिए माइंड मेकअप करते हैं, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए हम कोई माइंड मेकअप नहीं करते हैं। इट मीन्स डोंट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इट मीन्स all anticipated losses should be recorded in the books of account, but all anticipated or unrealized gain should be ignored. Or you can say in other words, conservatism is the policy of playing safe. Provision is made for all known liabilities and losses, even though the amount can't be determined with certainty. Likewise, when there are different alternatives for recording of transactions, the one having least favorable immediate effect on profit or capital should be adopted. कहा जाता है कि बिजनेस में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन हम फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए कोई भी हम प्लानिंग नहीं सोचते हैं कि नहीं फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, या क्या होने वाला है, इसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन लॉस को हम
कंसीडर करते हैं कि अगर कोई एंटिसिपेटेड भविष्य में होने वाले, फ्यूचर में होने वाले कोई लॉस हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोविज़न बनाएंगे सेफ होने के लिए अपने को, कि हम कैसे हमारा बिजनेस सेफ रहे, हम कैसे सेफ रहें उस लॉस से बचने के लिए। अगर फ्यूचर में जो हो सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, उससे बचने के लिए, उससे सेफ होने के लिए प्रोविज़न बनाते हैं। लेकिन कोई एंटिसिपेटेड अगर कोई गेन है या अनरियलाइज्ड गेन है, तो उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सपोज जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझें कि क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर सपोज कोई डेटर्स है जिससे हमें अमाउंट रिसीव करनी है, अगर बिजनेस ऑन क्रेडिट कोई ट्रांजेक्शन्स किया है, सेल किया है ऑन क्रेडिट, इट मीन्स उधार, तो वह जो पार्टी पेमेंट करने वाली है बिजनेस को, वह डेटर्स हुई। और अगर बिजनेस को यह लगे कि इन फ्यूचर हमें कुछ डेटर्स अमाउंट नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे, या हमारा इतना पैसा मार्केट में डूब जाएगा, ऐसा अगर बिजनेस को लगता है, तो उसके लिए पहले से ही वो तैयारी कर लेता है, प्रोविज़न बना लेता है कि चलो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हम एक फंड बना लें, एक रिज़र्व बना लें, प्रोविज़न बना लें, एक रिज़र्व बना लें कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ से हम इसको सेटल कर लेंगे। सपोज़ कि अगर मार्केट में वह 10 लाख का गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर बिजनेस ऑन क्रेडिट 10 लाख का गुड्स सेल किया है मार्केट में, यानी 10 लाख के डेटर्स हुए, इन फ्यूचर इसे 10 लाख मिलना चाहिए डेटर्स से, और उसमें से उसको अगर लगे कि 2 लाख की अमाउंट वह रिसीव नहीं हो पाएगी, 2 लाख की अमाउंट रिसीव नहीं हो पाएगी मार्केट से, जो हमने उधार दिया है, जो हमने उधार सेल किया है, ऑन क्रेडिट सेल किया है, तो उस अमाउंट को जब उसको लगेगा कि नहीं, यह तो हमारा पैसा डूब जाएगा मार्केट में, तो इसको हम कहते हैं डाउटफुल डेब्ट। क्या कहते हैं, डाउटफुल डेब्ट। यानी जो डेटर्स थे जितने अमाउंट के, वो डाउटफुल में है, हम बिजनेस डाउट में है कि यह पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस अमाउंट के लिए बिजनेस डाउट में हो जाए कि यह अमाउंट यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसे हम डाउटफुल कहते हैं, डाउटफुल डेब्ट कहते हैं। इट मीन्स ऐसा डेटर्स जिससे अमाउंट रिसीव होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, उसके लिए बिजनेस क्या कर लेता है, तैयारी कर लेता है कि अगर यह लॉस हुआ, अगर यह नहीं मिलेगा तो बिजनेस को लॉस होगा ना, तो अगर यह लॉस हुआ तो उसके लिए हम क्या करें। तो यही कहता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिव कंसेप्ट कि अगर इन फ्यूचर में होने वाले कोई ऐसे लॉस जो बिजनेस को लगे कि हो सकते हैं, उनके लिए तैयारी कर लेना चाहिए, उनकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि ऐसे लॉसेस के लिए कैसे बचा जाए। तो उसी के लिए कह रहा है कि अगर डाउटफुल डेब्ट है तो उसके लिए प्रोविज़न बना लिया जाता है। और सेकेंड है क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कास्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। और सेकेंड अगर एग्जांपल लिया जाए प्रूडेंस का, कंजर्वेटिज्म का, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में जितने अमाउंट का स्टॉक बचा होता है, जो स्टॉक बचा होता है, अगर सपोज़ कि अगर हमारा बिजनेस है पेन परचेज करके सेल करने का, तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर हम देखेंगे कि हमारे पास कितना पेन बचा हुआ है, नंबर ऑफ पेन कितना है जो सेल नहीं हो पाया, तो हम वह नंबर ऑफ पेन क्या हुआ, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ, किसका, पेन का। तो इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे कि यह पेन कितने की है, कितने की है, इसकी वैल्यू क्या है, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पेन का है वह उसकी प्राइस क्या है। तो उस प्राइस का कैलकुलेशन हम देखेंगे कि कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, कि कितने में हमने परचेज किया था इस पेन को और उसकी मार्केट प्राइस क्या है, कितने में हमने परचेज किया। अगर सपोज़ एक पेन अगर 10 रुपये में हमने परचेज किया है 10 रुपीज़ में, और हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर 10 पेन बची हुई है, तो कास्ट प्राइस क्या हुई उसकी, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 रुपीज़ हुई। लेकिन अगर उसकी मार्केट प्राइस पता करें तो मार्केट में वो पेन कितने की बिक रही है, 12 रुपीज़ की अगर बिक रही है, तो मार्केट प्राइस क्या हुआ, 120 हुआ।
तो हम क्लोजिंग स्टॉक जो पेन का है उसकी वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे, कास्ट प्राइस वाली कि मार्केट प्राइस वाली। तो कहा जाता है कि कास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो भी कम होता है विच एवर इज लोअर, कास्ट प्राइस अगर कम है तो उसको कंसीडर किया जाएगा, अगर मार्केट प्राइस कम है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। और यह कंसेप्ट कौन बताता है हमें, कहाँ से निकल के आता है कंसेप्ट, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट से, प्रिंसिपल से। एंड नेक्स्ट इज सेवेंथ प्रिंसिपल इज कास्ट प्रिंसिपल। कास्ट प्रिंसिपल मीन्स the asset is recorded in the books, the asset is recorded in the books at cost price, the asset is recorded in the books at cost price। कहा जाता है कि कास्ट प्रिंसिपल बताता है कि किसी भी एसेट्स की प्राइस जो रिकॉर्ड की जाती है बुक में वह कास्ट प्राइस रिकॉर्ड की जाती है। क्या रिकॉर्ड की जाती है, कास्ट प्राइस। इट मीन्स जितने का गुड्स परचेज किया गया है, जब हम उस गुड्स को, उस एसेट्स को, सपोज कास्ट प्राइस की मीनिंग में किसी एसेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है अगर बुक में, अगर बिजनेस अपने यहाँ अपने बुक में अपने रजिस्टर में किसी एसेट्स को परचेज किया उसको रिकॉर्ड करना चाहता है, तो एसेट्स की परचेज प्राइस जो है उसको रिकॉर्ड करेगा, कास्ट प्राइस को रिकॉर्ड करेगा, न कि यह देखेगा कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है। यह बात हो रही है किसके लिए, एसेट्स के लिए, कि अगर सपोज कोई बिजनेस मशीनरी परचेज कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है, मशीनरी परचेज कर रहा है बिजनेस के लिए, बिजनेस में यूज के लिए, तो वह मशीनरी की कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करेगा, जितने में परचेज किया है वह वैल्यू, कि जितने में मार्केट में है वह वैल्यू। सपोज आज वह परचेज किया 1 लाख का, 1 लाख की एक एसेट्स परचेज किया, मशीनरी परचेज किया, इसकी कास्ट प्राइस 1 लाख रुपीज़ है। और अगर वह मार्केट में पता किया, दूसरे मार्केट में पता किया सप्लायर से तो उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या पता चल रही है उसको, 1,10,000 या 1,50,000। तो बुक में वो क्या रिकॉर्ड करेगा, जितना हम परचेज किया है वह, कि मार्केट में उसकी वैल्यू जितनी है वो। तो यह कंसेप्ट कहता है, कास्ट प्रिंसिपल बताता है कि किसी भी एसेट्स की कास्ट वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है बुक में, मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है यह मैटर नहीं करता है। मार्केट में उस एसेट्स की कितनी वैल्यू है यह मैटर नहीं करता है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। यह मैटर करता है बिजनेस के लिए कि बिजनेस उस एसेट्स को कितने में परचेज किया है, उसकी कास्ट प्राइस क्या है, कास्ट वैल्यू क्या है। तो 1 लाख रुपीज़ अगर सपोज है परचेज प्राइस, तो वही अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी एसेट्स की, मार्केट वैल्यू नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। यह हमें कंसेप्ट कौन बताता है, कास्ट प्रिंसिपल बताता है। एंड नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज मैचिंग कंसेप्ट से एग्ज़ाम में भी, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि कास्ट इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। इट मीन्स सपोज यह कोई अकाउंटिंग पीरियड है, तो बिजनेस कोई एसेट्स परचेज कर किया, कोई बिजनेस क्या किया, एसेट्स परचेज किया इस डेट को यहाँ पे, और उससे रिवेन्यू जनरेट किया, क्या किया, रिवेन्यू जनरेट किया। तो किसी एसेट से जो रिवेन्यू जनरेट हुआ या जिस आइटम से रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो रिवेन्यू को जनरेट करने में जो एक्सपेंस किया गया, उस एक्सपेंस को भी उसी अकाउंटिंग पीरियड में हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी रिवेन्यू मीन्स इनकम, जो भी इनकम हमें अर्न हो रही है जिस करेंट ईयर में, जिस समय हमें जो भी इनकम अर्न हो रही है, तो उस इनकम को अर्न होने में, रिवेन्यू जनरेट होने में जो हमने एक्सपेंस किया है, हम उसी पर्टिकुलर ईयर में उस एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें
रेवेन्यू आज हो रहा है और उससे रिलेटेड जो हमने खर्च किया था वह हम चल करके नेक्स्ट ईयर हम रिकॉर्ड करें। करेंट ईयर में रिवेन्यू जनरेट हो रही है, तो करेंट ईयर में इस रिवेन्यू को जनरेट करने में जितना एक्सपेंस किया गया है वह एक्सपेंस भी इसी करेंट ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी जिस इनकम से रिलेटेड एक्सपेंस जो है, जिस ईयर का इनकम है उस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई भी पार्ट उसका नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। सपोज कि अगर हम कोई एसेट्स परचेज किए, क्या किए, कोई एसेट्स परचेज किए और उस एसेट्स को बिजनेस में यूज किए और एसेट्स को बिजनेस में यूज करके हमें कुछ इनकम हुआ, क्या हुआ, इनकम हुआ। तो उस एसेट्स को हमने कितने में परचेज किया, ध्यान देना। यानी अब इस रेवेन्यू को जनरेट करने में हमें क्या क्या खर्च करना पड़ा है, वे सभी एक्सपेंस, अगर 1 लाख का अगर रेवेन्यू हुआ, 1 लाख का रेवेन्यू अगर करेंट ईयर में हो रहा है तो इस 1 लाख के रेवेन्यू में हम क्या खर्च किए कि हमें 1 लाख का इनकम हुआ। हम इस साल जो हमें 1 लाख का इनकम हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, इस 1 लाख के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमें एक्सपेंस क्या करने पड़े, खर्च क्या करने पड़े, वह भी हमें इसी साल, अगर हम इनकम इस साल का रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें एक्सपेंस भी इस साल का इससे रिलेटेड रिकॉर्ड करना होगा। इट इज़ कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। जैसे कि एग्जांपल लें कि जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स के वैल्यू में गिरावट को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो सपोज 5 लाख की जो है हमने 5 लाख की कोई एसेट्स परचेज की गई, एक एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं। 5 लाख की कोई एसेट्स परचेज की गई और इस एसेट्स को यूज किया गया, इस एसेट्स को यूज किया गया फर्स्ट ईयर, तो 50,000 का क्या हुआ, 50,000 क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ, इनकम हुआ। लेकिन यह एसेट्स तो कई साल यूज होगा ना, एक ही साल तो यूज नहीं होगा। फर्स्ट ईयर यूज हुआ, सेकेंड ईयर भी होगा, थर्ड ईयर भी होगा, फोर्थ ईयर भी होगा, फिफ्थ ईयर भी, जितने साल इसकी लाइफ होगी, एसेट्स की जितनी भी लाइफ होगी उतने साल तक ये यूज होगा। तो सपोज मान लेते हैं, और कहा जा रहा है कि इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है एट द रेट 10% पर एनम। 10% पर एनम क्या डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। तो अब बताओ पर एनम यानी इस पे हमने, इसके वैल्यू में कितनी कमी आई, इसके वैल्यू में डेप्रिसिएशन, इस एसेट्स के वैल्यू में कमी कितनी आ रही है, 10%। यानी 5 लाख का 10% कितना होगा जी, 5 लाख का हम अब मान लो 20% कर दें, डेप्रिसिएशन क्या है 20%, तो 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा, बोलो जी। 5 लाख का 20% कैलकुलेट करो, ये अमाउंट होगी। यानी जो भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट किया गया, तो जो भी डिप्रेशन चार्ज किया गया इसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर, एसेट्स की वैल्यू 5 लाख थी। अगर सपोज 20%, 10%, 5% जो भी डिप्रेशन करा है पर एनम चार्ज करने के लिए, उसका हम डिप्रेशन निकाल लिए। सपोज 20% तो 1 लाख डिप्रेशन आ गया। तो यानी कि अगर हमें 2 लाख, अगर हम इसे इनकम जनरेट कर रहे हैं, 5 लाख की एसेट्स को हमने बिजनेस में यूज किया और फर्स्ट ईयर अगर हमें इनकम जनरेट हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रही है 2 लाख, लेकिन रेवेन्यू 2 लाख जनरेट हुआ, लेकिन इस 5 लाख की कितनी एसेट्स को हमने यूज किया, इस 5 लाख की एसेट्स को हमने कितना यूज किया कि हमें 2 लाख का इनकम जनरेट हुआ। तो यानी कितना आपने यूज किया, 1 लाख। क्योंकि जितनी डिप्रिसिएशन में जितना इस वैल्यू में जितनी गिरावट आ रही है, फॉल हो रहा है, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स के वैल्यू में जो भी कमी आ रही है वही तो यूज किया गया होगा, जिसकी वजह से इनकम रेवेन्यू जनरेट हो रही है। यानी 2 लाख किसी अकाउंटिंग पीरियड में, किसी ईयर में अगर 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किसी एसेट्स को लेकर के, किसी एसेट्स को यूज करने से, तो इट मीन्स वह एसेट्स कितने अमाउंट का यूज किया गया। और डिप्रिसिएशन अगर 20% है तो इट मीन्स 1 लाख का एसेट्स यूज किया गया होगा, तब तो 2 लाख का हमें
रेवेन्यू मिला होगा तो इस 1 लाख को भी हम रिकॉर्ड करेंगे इस पर्टिकुलर ईयर में, जिस ईयर में हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। यही कहता है मैचिंग कंसेप्ट कि जिस साल का इनकम है उसी साल से रिलेटेड एक्सपेंस को बुक में आप रिकॉर्ड करो उसी पर्टिकुलर ईयर में। तो यह हुए आज के हमारे कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, मटेरियलिटी, प्रूडेंस एंड कास्ट प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल्स। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, रिवीजन करते चलो। और नेक्स्ट जो हमारे जो है 3 या 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल और बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। थैंक यू।